तो दोस्तों हमारे बीच हैं शाद अहमद शाह जी। शाह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक बहुत दिनों से इच्छा थी हमारी कि हम आपसे मिलें और कुछ बातें करें। जी। आप देख रहे हैं ना, एक साधारण व्यक्तित्व बिल्कुल साधारण सा व्यक्तित्व, जैसे आप लोगों को चलते फिरते देते थे, एक साधारण व्यक्तित्व। और इतनी लंबी जो लिस्ट बनाई, अभी बहुत कुछ है। तो उनके बाद और हमारे साथ चाय पे चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर आने का। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और एक व्यक्तित्व, ये सब चीज़ें तो मैंने बताई, एक छुपा व्यक्तित्व है और मैं चाहता हूँ वो 2 लाइन ज़रूर सुना दें किसी चीज़ की जो आप स्वयं लिखते भी हैं, उससे आपकी आवाज़ दर्शकों तक पहुँचे तो मज़ा आ जाए। जी। तो बहुत पहले लिखी हुई ये 4 पंक्तियाँ शायद मेरे दर्शक साथियों को अच्छी लगे कि मुफलिसों के थे मकान ढह गए, वाह वाह, और हम ये मंजर देखते ही रह गए। क्या बात है, क्या बात। मुफलिसों के थे मकान ढह गए, हम ये मंजर देखते ही रह गए। लोग देखो मस्त हैं मझधारों में, हम किनारे भी लगे तो बह गए। क्या बात, हम क्या बात, किनारे क्या बात। भी लगे तो बह गए। थैंक यू। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। तो ये था साधारण सा परिचय हमारे मेहमान शाद अहमद शाद का। मैं शाद जी आपको शाद कह के बुलाऊं? जी बिल्कुल, बेशक। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। और मैं सबसे पहले आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि आपकी जो उपलब्धियां रहीं स्वास्थ्य विभाग में ज़्यादा रही हैं, तो स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाया, आपने जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, तो ये कैसे कर पा रहे हैं? पहले एक चीज़ तो मैं ये जानना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, यानी आपने स्कूली शिक्षा कहाँ से शुरू की और आपके परिवार में कौन कौन था और अभी कौन कौन है, किस तरह से आपने, क्या हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, मेरी ज़्यादातर स्कूली शिक्षा यहीं शहडोल में हुई, सरस्वती विद्या मंदिर में। जी जी। उसके बाद यहीं से मैंने बीकॉम किया। जी। उसके बाद इंदौर से मैंने डिग्री ली, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डिप्लोमा की। बिल्कुल। और इसके आगे सफ़र शुरू हुआ, जॉब से ये सफ़र शुरू हुआ था। लेकिन जब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं संभवतः व्यवसाय के लिए भी नहीं बना हूँ और नौकरी के लिए भी नहीं बना हूँ, सामाजिक क्षेत्र मुझे अट्रैक्ट करता था, आकर्षित करता था, और फिर मेरा सामाजिक क्षेत्र में आना हुआ। तो जब आपने स्कूली शिक्षा शुरू की, आपके पेरेंट्स जो थे उन्होंने किस तरह से मदद की और किस तरह से आप यहाँ तक आए? जी, 3 भाई और 3 बहनों का एक बड़ा परिवार था। जी जी। पिता हमारे चीफ गुड सुपरवाइज़र रेलवे विभाग में थे। जी। और एक सामान्य परिवार, जिस तरह आम सामान्य परिवार होता है उस तरह था। अच्छी बात यह है, खुशकिस्मती हमारी ये है जी कि जी। परिवार में शिक्षा के महत्व को जाना समझा जाता था। जी जी। तो इस वजह से सभी बच्चों को ग्रेजुएट तक शिक्षा मिले, ये सुनिश्चित किया हमारे माता पिता ने। जी। और जैसे कि स्वास्थ्य विभाग के साथ आप जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य मिशन के साथ जुड़े हुए हैं, तो स्वास्थ्य ये अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन आप किस तरीके से कर पा रहे हैं? जी, जब भी हम कहते हैं स्वास्थ्य विभाग से जुड़ाव, तो उसके 3-4 हिस्से मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जी जी। VHSC का स्टेट ट्रेनर होना, जी जी। विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी, गांव में एक समिति होती है जी जी। जो गांव की स्वास्थ्य और दूसरी चीज़ों का ख्याल रखती है। तो उनको ट्रेनिंग देने के लिए डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर की TOT करना, और उसके बाद जब वो ट्रेनर VHSC को ट्रेनिंग देते हैं तो उसकी मॉनिटरिंग करना, ये एक हिस्सा है। इसका दूसरा हिस्सा है MGCA का राज्य सदस्य। आज से 5-6 साल पहले MGCA मेंटरिंग ग्रुप फॉर कम्युनिटी एक्शन, ये परिकल्पना आई। तो इसमें 3 जगहों पर कमेटी है, राज्य स्तर पर है, ज़िला स्तर पर है और ब्लॉक स्तर पर है। जी जी। तो 5 साल पहले ब्लॉक स्तरीय कमेटी में मेरा चयन हुआ घोपारू ब्लॉक के लिए। जी। उसके 1-2 साल के बाद जैसा भी बड़े लोगों को, सीनियर्स को ये लगा, तो मुझे ज़िले की कमेटी में ले लिया गया। और पिछले साल की फरवरी में मुझे राज्य की समिति में ले लिया गया। तो ये मेरे लिए सौभाग्य। तो जैसे कि आप स्टेट ट्रेनर भी हैं और नेशनल हेल्थ मिशन से जुड़े हुए हैं, और साथ में कई विभागों, जैसे कि आपने बताया कि हमारी जो जानकारी उसमें भी है कि HIV एड्स के ट्रेनर हैं, रेड रिबन एक्सप्रेस से जुड़े हुए हैं, और साथ में डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर हैं आशा के। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये रेड रिबन एक्सप्रेस क्या है, क्योंकि हमारे जो लोग हमें देख रहे हैं हो सकता है कहीं पढ़े हों, पर मेरे ख्याल से जानकारी बढ़ाने के लिए काफ़ी होगा। जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। रेड रिबन एक्सप्रेस केंद्र सरकार की ओर से एक ऐसी गाड़ी चलाई जाती है, ट्रेन, जो HIV एड्स पे जागरूकता प्रचार प्रसार कि जिसमें लोग बेहतर तरीके से जाने। तो उसके अंदर 6 बोगी होती हैं और हर बोगी का एक अलग उपयोग होता है।
तो बोगी नंबर 4 में जी 60 लोगों के बैठने की व्यवस्था होती है, LCD स्क्रीन होती जी। है और उसमें 3 ट्रेनर्स के माध्यम से 2-2 घंटे के बैचेस में। तो वो ट्रेन कुछ सालों पहले 2010-11 में शहडोल आई थी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी याद है जी। तो मैं उसमें मेरी भूमिका थी ट्रेनर की। तो ऐसा नहीं लगता मुझे, जहाँ तक जानकारी है या लोगों से सुन रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि अब तो HIV एड्स के बारे में लोग सब अवेयर हो चुके हैं, तो फिर भी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत क्या पड़ रही है? जी, आप ठीक कह रहे हैं। असल में इस मामले को हम 2 हिस्सों में देख सकते हैं। जी जी। होता यह है कि जिस बारे में हम जागरूक हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि लगभग यही स्थिति समाज में होगी। बिल्कुल, जैसे लेकिन मैं आपको बताऊं, इससे उल्टा है चीज़ें। जी। मैं आपको थोड़ा सा HIV के साथ TB को भी जोड़ना चाहूँगा। जी जी, हाँ, क्योंकि आप इसके भी कुछ जी लंबे समय हेल्थ रिप्रेजेंटेटिव है डायबिटीज़ फ्री इंडिया के, मिशन डायबिटीज़ फ्री इंडिया। जी, अभी मैं वहाँ से इसको TB को जोड़ना चाहूँगा जी जी। इस HIV की चर्चा में। जी जी। तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए लेप्रा सोसाइटी द्वारा मध्य प्रदेश के 11 जिले जी जी। जो सबसे ज़्यादा TB या क्षय रोग से प्रभावित हैं, उनमें से 11 जिलों का चयन किया गया और अक्षय परियोजना के माध्यम से जी। रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, इसको सपोर्ट किया गया। इसमें मैं शहडोल और उमरिया का जिला समन्वयक या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर था और उस दौरान मैंने ये महसूस किया कि हम मुख्यालय में तो किसी चीज़ के प्रचार प्रसार को भी देखते हैं और जानकारी और शिक्षा के अच्छे स्तर को भी देखते हैं, लेकिन जब हम मुख्यालय से थोड़ा दूर जाते हैं तो वहाँ शिक्षा का स्तर भी कुछ और होता है, जानकारी और जागरूकता का स्तर भी कुछ और होता है। और जो भयावह आंकड़े हैं, चाहे वो HIV के हो या TB के, वो ये बताते हैं कि बहुत सारा काम निश्चित ही किया गया है और बहुत सारा काम करने की अभी ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात बोले। और ये चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे रेड रिबन के बारे में आपने बताया, उसी तरह एक आप जुड़े हुए हैं सोचारा से, फेलो हैं आप जी। तो इसके बारे में ज़रा बताइए कि सोचारा क्या है? जी, सोचारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, बेंगलोर बेस्ड है जी। और जो लोग भी सामाजिक क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उनके लिए जैसे मास्टर ऑफ सोशल वर्क की डिग्री एक इम्पॉर्टेंस रखती है, महत्व रखती है, जिससे वो ये समझ पाते हैं कि हमें इस क्षेत्र में कौन सी चीज़ें डू और डोंट्स जो है ये हम समझ पाते हैं। तो एक ये रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल प्रत्येक वर्ष 20 लोगों को फेलोशिप देता है, उनको बेहतर ढंग से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर किन सामाजिक गतिविधियों में क्या हो रहा है। मतलब जो फेलोशिप देता है उसको कौन लोग ले सकते हैं इसको? उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा? उसके लिए सामाजिक क्षेत्र में काम करने का जो अनुभव है जी जी। उसके साथ ही उनका एक इंटरव्यू होता है ऑनलाइन जी जी। और एग्ज़ाम भी होता है। तो वो उसमें अपने ढंग से उनके चयन के जो मापदंड है ये तो वो बेहतर समझते हैं कि वो किसको चयन के लायक समझते हैं। जी जी। लेकिन लंबे समय तक सामाजिक क्षेत्र में काम करना और जो उपलब्धियां हैं उसके आधार पे, और जब इंटरव्यू होता है तो वो ये समझ पाते हैं कि ये कैंडिडेट को इस फेलोशिप की आवश्यकता है या नहीं। तो इस तरह से उसमें चयन होता है प्रत्येक वर्ष। और जिस तरह से आप स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं जी, और हमारे पास जो जानकारी है उसमें आप पहले पूर्व सचिव रहे प्रगतिशील लेखक संघ के जी बिल्कुल, और अभी फिलहाल ज्ञान मुद्रा किताब क्लब के जिला इकाई के महासचिव हैं जी। तो ये हेल्थ से हटकर और फिर इधर की ओर साहित्य की ओर कन्वर्ट हो जाना, ये पहले से रुचि थी आपकी या बीच में ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन आया? स्कूल के बाद से ही लिखने पढ़ने का शौक़ पैदा हुआ जी। और घर में ही पिताजी, चाचा जी ये सब अच्छे वाद्य यंत्र बजाने वाले लोग हैं, उसकी भी समझ है और शेर शायरी का। यानी आप संगीत में भी पारंगत हैं, ऐसा कहा जाए? नहीं, उस स्तर से तो नहीं हूँ जैसा मेरे चाचा जी और पिताजी हैं। जी जी। लेकिन ये है कि उस वजह से थोड़ा सा एक माहौल मिला और उसने लिखने पढ़ने की तरफ बढ़ाया। अब कितना अच्छा क्या लिख पाए ये तो नहीं जानते। ये तो अच्छा कितना आप लिख पा रहे हैं ये तो हमारे दर्शक बताएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ 2 लाइनें हो जाएं। जी ज़रूर। बेटियों पे मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी हैं। जी जी बिल्कुल। और वो उसकी भूमिका ये है कि हम जब भी बच्ची हमारे घर में होती है तो हम उसको बातचीत में यदा कदा कहते हैं कि ये पराए घर इसको जाना है, और जब उसका विवाह हो जाता है उस बच्ची का तो उसको वहाँ ससुराल में कई बार ये सुनने को मिलता है कि ये पराए घर से आई है। जी जी। तो मैंने ऐसा महसूस किया कि क्या एक पीड़ा एक बच्ची की होती होगी, तो उसकी कल्पना में मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी, शायद अच्छी लगी। पराए घर से आई है,
पराए घर को जाना क्या है। बात है, पराए घर से आई है, पराए घर को जाना है। पराए घर से आई है, पराए घर को जाना है। ये रीति और रिवाजों का बड़ा ही अजब जमाना है। क्या बात है, क्या बात जब ससुराल और पीहर ये दोनों ही पराए हैं, है। तो बेटी का कौन सांगन, बहू का कहाँ घराना है। क्या बात है, बेटी का कौन सांगन, बहू का कहाँ घराना है। क्या बात है, क्या जी, बात है। शुक्रिया। बहुत 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 धन्यवाद। और मुझे लगता है कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं और शाद जी को जो देख रहे हैं, तो आप इनसे सीखिए ज़रूर। ये तो हम, इनकी कई सारी उपलब्धियां हैं और मैं उनके बारे में बात करूंगा। तो साहित्यिक गतिविधियों के बारे में अपना बताएं। पहली बात तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो ज्ञान मुद्रा किताब क्लब है, इसके आप महासचिव बने, और मुझे लग रहा है कि ये महासचिव आप कोरोना काल में बने। जी, मेरी जहाँ तक जानकारी। बिल्कुल ठीक। तो उस वक्त क्या ऐसा आपको लगा, या ये जिम्मेदारी आपको उस वक्त दी गई? उस समय तो सब अंदर हैं घर के, पढ़ाई लिखाई, जो किताबें छपना, ये सब बंद है, तो आपने उसको कैसे मैनेज किया? जी। और अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है उसमें? जी बिल्कुल ठीक। पहले तो मैं ये निवेदन करूं कि बहुत सारी गतिविधियों ने मुझे आकर्षित किया। जी जी। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं और उनकी मैंने जीवनी पढ़ी और मैंने महसूस किया कि अगर हम अपने सही समय का सही इस्तेमाल करें, जी। तो इन्हीं 24 घंटों में बहुत सारी चीज़ों को हासिल किया जा सकता है, अगर हम अपने समय का सही इस्तेमाल करें। तो ज्ञान मुद्रा किताब क्लब का जब कॉन्सेप्ट या ये जो कल्पना मेरी नज़र में या समझ में आई, जी। और मुझे ये समझ में आया कि ये बहुत इंटेंस होकर, बहुत गंभीरता से पुस्तकों को, बाल साहित्य को समाज तक, सोसाइटी तक पहुंचाना चाहते हैं, तो मुझे ये लगा कि ये ज़रूर अभी मिलने मिलाने या पब्लिक गैदरिंग में तो प्रॉब्लम है, दिक्कत है उसमें। लेकिन आप कैसा महसूस करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने एक डिफरेंस महसूस किया। कोरोना काल में बहुत सारी चीज़ें बुरी हुई, बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया, लेकिन ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार हुआ, जूम जैसे प्लेटफॉर्म तैयार हुए, मीटिंग ऐप है जी, तो इस वजह से अभी पब्लिक मीटिंग ना होने के बावजूद भी हमने अपने साथियों को, अपने पाठकों को उसके साथ जोड़ने का प्रयास किया, जिसमें हम वो ये बता सकें कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ पढ़ा करें, तो एक सेंटेंस है किसी महानुभाव का कि हमारे बच्चे वो नहीं करते जो हम उन्हें करने के लिए कहते हैं, वो करते हैं जो वो हमें करता हुआ देखते हैं। तो माता पिता को भी चाहिए कि जिस भी तरह का साहित्य, जिस भी तरह की पुस्तक उनके लिए रुचिकर हो, ज़रूर पढ़ने पढ़ाने से अपने आप को जोड़ें, जिसमें हम बच्चों तक भी इस पुस्तक को ले जाएं। इसकी वजह से मुझे ये लगा कि ज्ञान मुद्रा किताब क्लब में मैं अपनी उपस्थिति दर्ज करूं। बहुत अच्छी बात कही है आपने, और मैं दर्शकों से भी रूबरू होना चाह रहा हूँ कि हमारे बच्चे वो करते हैं जो हम वो नहीं करते हैं जो कहा जाता है, लेकिन वो ज़रूर करते हैं जो हम करते हैं। यानी हम पेरेंट्स जो हैं या हम लोग जो काम करते हैं वो देखकर सीखते हैं। बहुत बड़ी बात कही है। थैंक यू। और एक चीज़ ये है कि आप स्वास्थ्य में जुड़े, आप यहाँ पर आके साहित्य में अपना काम कर रहे हैं, तो क्या ज़रूरत पड़ी आपको स्कूली शिक्षा में अपना योगदान देने की? और आप अभी जो मेरे पास जानकारी है कि आप स्कूली शिक्षा में जो न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल है उसके सेक्रेटरी हैं, तो ऐसा क्या ज़रूरत पड़ी कि आपको कुछ ऐसा कमी लगी या क्या लगा कि मुझे स्कूल शिक्षा पर भी जाना चाहिए? जी, इससे पहले का मेरा एक अनुभव है 3 वर्षों का भोपाल का। जी। अरेरा कॉन्वेंट स्कूल एक संस्था है वहाँ। हाँ बिल्कुल जी। तो उसमें हमारा अपॉइंटमेंट हुआ बतौर हॉस्टल वार्डन। जी। लेकिन फिर काम को देख के जैसा भी उन्होंने महसूस किया हो, तो तकरीबन 2.5 वर्ष मैं वहाँ प्रिंसिपल के पद पे काम किया मैंने। जी। तो उससे पहले तक जो स्कूल का अनुभव था, स्कूल में पढ़ने का अनुभव था। जी जी। ये पहली बार मुझे एक ऐसा अनुभव मिला जब मुझे ये लगा कि बच्चों को जैसा वक्त बदल रहा है, बच्चों को शिक्षा देने के तरीके वो भी बदले जाने चाहिए और बच्चों पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो उन 3 सालों के उस अनुभव ने भी मुझे शिक्षा से जोड़े रखा। और यहाँ जब न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल की ओर से वो ऑफ़र आया तो मुझे ये लगा कि मुझे इस ऑफ़र को स्वीकार करना चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरी व्यस्तता है उसमें थोड़ा समय वहाँ बच्चों को और टीचर्स को मैं निकाल सकूँ, ऐसा मैं प्रयास करता हूँ। तो अभी जैसे एक चीज़ और, हाँ अभी भी याद आई कि आपका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है। जी, ये करेक्ट है? बिल्कुल ठीक।
और उसके बाद आप रेगुलर ब्लड डोनर हैं, और मैं जहाँ तक मुझे मालूम है कि हर समय AB पॉजिटिव ग्रुप की बहुत डिमांड होती है जी। बहुत रेयर ग्रुप है ये, और आप लगातार ब्लड डोनर रहे हैं, रेगुलर ब्लड डोनर, और मेरे ख्याल से अभी भी कर रहे हैं जी। तो जैसे कई लोग बोलते हैं कि नहीं ब्लड डोनेट करने से परेशानी होती है, वो तो ठीक है, उस पर ज़रूर बताइएगा जी। लेकिन जो लोग अभी तक ब्लड डोनेट नहीं किए हैं उनके लिए भी बातें बताइए, और आप कर रहे हैं तो आपको इससे क्या महसूस हो रहा है और क्यों करना चाहिए हमें ब्लड डोनेट? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। मुझे लगता है कि अपने आप में ये एक कार्यक्रम है, ये जो अभी हम जिस सवाल का मैं संक्षिप्त में जवाब देने का प्रयास करूँगा। पहली बार अवसर मिला 19 वर्ष की आयु में रक्तदान का, तो उस वक्त ऐसा कुछ ज़्यादा समझ नहीं थी, ऐसे कुछ सीक्वेंस। तो उस वक्त क्या हुआ था, मतलब कि कैसे अवसर मिला आपको? जी, सुबह हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे आमतौर से जैसे बच्चे खेलते हैं। जी जी। तो उस वक्त पर ये जानकारी मिली कि एक मित्र की मौसी जी एडमिट है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, उनको ब्लड की ज़रूरत है, और इनफैक्ट उस वक्त हम साथियों को अपने ब्लड ग्रुप्स का भी पता नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो ये लगा कि जब ये मौका मिल रहा है तो चलना चाहिए। जी जी। हम सब लोग वहीं से आ गए और सबका ब्लड ग्रुप चेक हुआ, और मेरा ब्लड ग्रुप उस दिन मुझे ये पता चला कि AB पॉजिटिव है, और AB पॉजिटिव की ही ज़रूरत थी। ये चीज़ सच में बहुत बड़ी बात है कि आज भी कई लोगों को अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता है, और बाय डिफ़ॉल्ट फिर ये ब्लड ग्रुप पता होता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। तो इस तरह से वो शुरुआत हुई। अब तक 11 बार मुझ द्वारा ये बहुत बड़ी बात डोनेशन किया गया है। ये संख्या और हो सकती थी, लेकिन 1991 में 91 से मुझे पीठ दर्द की एक समस्या है जो लगातार बनी हुई है तमाम चिकित्सा के बावजूद। जी। और जब मैं ब्लड डोनेट करता हूँ तो उसके बाद कुछ दिनों तक मैं ज़्यादा असहज महसूस करता हूँ, लेकिन पिछले महीनों में डॉक्टर सुधा नामदेव जी के माध्यम से मुझे ये पता चला कि नहीं, पीठ का दर्द और ब्लड डोनेशन के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, वो मेरा भ्रम है। तो उसके बाद से मैंने अपने आप को ये कहा कि अब मैं कोशिश करूंगा कि हर 6 महीने में एक बार मैं रक्त ज़रूर दूं। पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव हो जाने की वजह से ये जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो यूथ है जी, उनको क्या है कि ब्लड देना चाहिए और कितनी बार देना चाहिए? जी, तो आप मुझे देख रहे हैं और स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं आपको कहीं से भी मेरे हिसाब से मैं कमजोर। मैं तो आते ही कहा ना कि आप एक साधारण व्यक्तित्व को असाधारण रूप में देख रहे हैं। ब्लड डोनेशन के जो ज्ञात फ़ायदे हैं वो मुझे लगता है कि समाज तक वो पहुंच है, लेकिन आज भी एक मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा, मेंटल ब्लॉकेज। आज भी हमें ऐसा ये लगता है कि हमने अगर रक्त दिया तो उससे हमारे शरीर का कोई एक ऐसा द्रव्य चला गया जिसकी अभी पूर्ति संभव नहीं है। तो मेरे साथी इस बात को जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो इस बात को जाने कि ब्लड देने से किसी किस्म की कोई कमज़ोरी नहीं आती है। शरीर बहुत जल्दी नए रक्त से उस जगह को भर लेता है, और ब्लड देने के बहुत सारे फ़ायदे शारीरिक के अलावा मानसिक फ़ायदे भी हैं कि हमें इस बात का एहसास होता है कि हम दूसरे के जान बचाने के जैसा एक बड़ा काम कर पा रहे हैं। ये फीलिंग जो है हमारे अंदर, हमें अंदर से कुछ और बड़ा बनाती है, ऐसा मुझे लगता है। अब एक अंतिम सवाल, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है जी, तो मैं चाह रहा हूँ कि दर्शक जो हमारे देख रहे हैं अपनी बात करीब मेरे ख्याल से 1 मिनट में ख़त्म करेंगे हम, कि आपके पास कोई अच्छा अपनी डिग्रियों के बारे में बताएं कि आपने क्या क्या डिग्री हासिल की है? जी, स्कूली शिक्षा के बाद कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ मैं। जी जी। उसके अलावा MSW मास्टर ऑफ सोशल वर्क ये मैंने डिग्री हासिल की सामाजिक सेवा के लिए, और उसके अलावा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डाटा केयर कंप्यूटर सर्विसेज इंदौर से मैंने वो डिग्री हासिल की। ठीक। तो ये मैं दर्शकों के लिए सवाल है और साथ में आपके लिए भी जी, कि दर्शकों ये ध्यान रखिए जो हमारे युवा और देख रहे हैं और जिनको इससे प्रेरणा मिलने वाली है उनके लिए, कि बिना कोई खास डिग्री के ये व्यक्तित्व यहाँ बैठे हुए हैं। यानी कि मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने इतनी लंबी लिस्ट हमारे पास है आपकी, और भी है काफ़ी कुछ, मैं अब बता नहीं पाया हूँ समय की कमी के कारण। तो क्या इनको करने के लिए अलग से कोई डिग्री आपने की, या आपके मन में उस इंस्पिरेशन अलग से आता गया? जी, आपने ये बिल्कुल ठीक कहा। मेरे पास कोई भी ऐसी डिग्री नहीं है जिसको हम बहुत बड़ी डिग्री कह सकें, लेकिन मुझे लगता है कि डिग्री के अलावा आपके अंदर काम करने का जो भाव है जी, किसी भी फील्ड से, वो जो आपका जुनून है, वो जो झुकाव है, वो झुकाव कई बार आपके डिग्री की कमी को भी पूरा कर देता है, वो अड़चन नहीं बन पाती। चलिए, बहुत आज तो ऐसा लग रहा है कि आपसे बातें करते जाए। मैं तो बहुत अपने आप को धन्य मान रहा हूँ कि मुझे आपसे बात करने का अवसर मिला। और मैं चाहता हूँ कि एक छोटी सी और
जो आपकी ये साहित्यिक गतिविधियां हैं उसमें एक छोटी सी कविता या शायरी कुछ और हो जाए और उससे हम अपने कार्यक्रम का अंत करें, कुछ अगर आपकी तरफ से हो जाए तो। जी, मैं ज़रूर उसके बारे में कुछ कहूँ, लेकिन मेरा एक निवेदन है जी। कि इसके अंदर डायबिटीज़ का भी एक हाँ, मिशन डायबिटीज़ फ्री इंडिया, मिशन डायबिटीज़ के बारे में हाँ ज़रूर बताएं हमें जी, क्योंकि मैं इसलिए भी पूछना चाह रहा हूँ इसको कि HIV एड्स के बारे में लोग जागरूक हुए और कुछ हद तक हमने उस पर अपनी जीत हासिल की है, पर डायबिटीज़ ऐसी है कि हर दूसरा व्यक्ति या तीसरा व्यक्ति डायबिटीज़ से पीड़ित है, तो इसके बारे में बताएं ज़रूर। जी, आज मैं ज़रूर संक्षिप्त में इसके बारे में बात करने की कोशिश करता हूँ। मिशन डायबिटीज़ फ्री इंडिया पुणे के आयुर्वेदिक रिसर्चर रिस्पेक्टेड डॉक्टर रवि नांदेकर जी के माध्यम से हिंदुस्तान में चलाया जा रहा है। जी। नांदेकर साहब पिछले 27 सालों से आयुर्वेदिक पद्धति से डायबिटीज़ रिवर्सल पे काम कर रहे हैं। जी। और इस मिशन में हम 3 महत्वपूर्ण उद्देश्यों के साथ हैं। पहला उद्देश्य है 18 वर्ष से छोटे टाइप 1 डायबिटिक बच्चे जिनके शरीर में इंसुलिन उस मात्रा में नहीं बनता जितनी आवश्यक है, ऐसे बच्चों को ये मिशन गोद लेता है और फ्री ऑफ कॉस्ट उनका ट्रीटमेंट करता है। फ्री ऑफ कॉस्ट का एक्चुअल मतलब है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऐसे बच्चे इस आयुर्वेदिक उपचार पे आके अपना ट्रीटमेंट लेते हैं। उन बच्चों का 18 साल से कम होना, बस यही एक शर्त है। ऐसे 1 लाख बच्चों को हिंदुस्तान से गोद लिया जाना है और अब तक करीब 1100 बच्चे गोद लिए जा चुके हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि एक छोटी सी कविता या शायरी हो जाए, उससे हम अपने कार्यक्रम का शुरुआत करें क्योंकि समय हो चला है, और बिल्कुल एक छोटी सी कविता या शायरी हो जाए। चलिए। जंग, हम लोग कहते हैं कि जंग बहुत जायज़ है, जंग ज़रूरी है और जंग आर पार की लड़ाई हो जाना चाहिए। जी। इसमें मेरी एक कविता है, लेकिन उसकी शुरुआती कुछ पंक्तियाँ, फिर अवसर मिला तो किसी और समय। न निकलेगा जंगों से हल कोई देखो, कैसे है भारी ये पल कोई देखो। जब वो बच्चा सीमा से आके उसकी छत विच्छेद शरीर उसका माता के सामने हो, तो उस वक्त ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि जंग होनी चाहिए। तो इसी पे ये कविता है, फिर किसी समय। और जी, बहुत शुक्रिया। और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हम हर बार आपको एक ऐसे व्यक्ति से फिर मिलाना चाहेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है, हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि इस तरह का व्यक्तित्व आपके शहर में कहीं आसपास है, तो हमें ज़रूर जानकारी दें। हमारी जानकारी का पूरा एड्रेस नीचे आपके स्क्रीन पे आएगा, आप उस पर हमें फ़ोन करें या हमें मैसेज करें, हम उस पर्सनैलिटी को अपने साथ चाय पे चर्चा पे ज़रूर बुलाएंगे। देखते रहिए चाय पे चर्चा। शाद अहमद शाद हमारे बीच आए, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप पुनः पधारें, ऐसी हम ईश्वर से आशा करते हैं। आपने बुलाया, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुक्रिया, थैंक यू, नमस्कार।